Welcome to lecture room. Myself Dr. Jaya Kushwa, Assistant Professor Mathematics Department. Okay, we will discuss about the matrices and some topics related to the matrix. There are 4 topics we will discuss today: definition of matrix, order of the matrix, types of the matrix, and some operation which we apply on the matrices here. Okay, so first of all we will go with the definition of matrix. Matrix is a very new designed mathematics for you, which is very different from the basic algebra. Here we are seeing 3 matrices in front of us: A, B and C. These A, B and C represent the name of these matrices. जैसे हमारा और आपका नाम होता है, वैसे ही किसी भी इन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इनका नाम पुट करना होता है. तो मैट्रिक्स में जब भी हम किसी मैट्रिक्स का नाम पुट करते हैं वो हमेशा एक कैपिटल लेटर होता है. कैपिटल लेटर के अलावा हम मैट्रिक्स का नाम नहीं ले सकते. दैट्स वाई वी आर हैविंग हियर ए कैपिटल बी कैपिटल सी 3 मैट्रिक्स. तो जब हम किसी मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं तो मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए हमारे पास में रोज और कॉलम्स होनी चाहिए. रोज एंड कॉलम्स मीन्स व्हाट? व्हेनेवर वी डिजाइन आवर होम तो हम उसमें हमारे कुछ कॉलम्स को खड़े करते हैं और फिर उसके ऊपर बेस, देन नेक्स्ट फ्लोर बनाते हैं. तो हमारे मैट्रिक्स में भी जो हमको कॉलम की तरह दिखाई दे रहा है वो हमारे पास में क्या होगा? हमारा कॉलम होगा. हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपको दिखाई दे रही हैं दैट आर रोज एंड वर्टिकल लाइंस व्हिच वी सीइंग हियर आर कॉल्ड द कॉलम्स. सो रिमेंबर, horizontal lines are said to be rows and vertical lines are said to be columns. According to the number of these rows and these columns, we will decide the order of the matrix. So when we will go with the first matrix, capital A, here we are having 2 columns and 3 rows. Look here, here we are having 2 vertical lines, -2, 0 and 3 first, 5 under root 5 and 6, these are the second. So we are having 2 vertical lines here that are called the columns. So we are having 2 columns here and horizontal lines are -2, 5, 0, root 5 and 3, 6. These are 3 horizontal lines which are known as rows of this matrix. So according to these arrangement we will decide how many rows and how many columns comes in a matrix. And matrix should be a rectangular matrix or a square matrix. We will discuss about later. So in this 3 matrices, the order of this matrix should be, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ना? ऑर्डर हमको डिसाइड करना है. तो ऑर्डर मीन्स दैट जब भी आप मैट्रिक्स देखेंगे तो मैट्रिक्स के यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखे हुए. हो सकता है यहाँ पे लिखा 2/3, 3/2, 4/6. That is called the order of that matrix. It shows that कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स इस मैट्रिक्स पे हैं. तो अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो इसके बाहर हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है. m क्रॉस n means that m represent the rows of the number of the rows and n represent the number of columns. So how many rows we are having here? 3 rows and 2 columns. So order of this matrix should be 3 क्रॉस 2. तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3 क्रॉस 2. सेम हियर, यहाँ पर आपके पास में 3 रोज है, ओके, और 3 ही कॉलम्स हैं. 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बोथ आर सेम. सो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3 क्रॉस 3. हम इसको आगे देखेंगे. मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इस तरह के मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है और ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारी एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं और मैट्रिक्स को फॉर्म करने के साथ ये बता रहे हैं कि कितने रोज और कितने कॉलम्स है हमारे पास इसके अंदर. और इसके अकॉर्डिंग हम इन मैट्रिसेस का क्या बता सकते हैं? ऑर्डर बता सकते हैं. देखिए, ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं? हम एक ब्लॉक बनाते हैं. इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं हमारा अरे. अरे जो हमारा एक रेक्टिकुलर अरेंजमेंट होता है वो इसी तरह का होता है और इसके अंदर हम जिनको फिल करते हैं, कोई बॉक्स लेते हैं हम और इस बॉक्स के अंदर जब किसी चीज़ को फिल करते हैं, कोई सामान, मुझे कहा गया कि एक बॉक्स ले लीजिए और उसके अंदर बहुत सारी बॉल्स को डाल दीजिए, तो वो बॉल्स हमारी यहाँ पर ये जो हमारे सब A11, A22 ये जो फिल किए हुए हैं दैट आर कॉल्ड दी एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. मतलब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर हम जो भी चीज़ें भर रहे हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं इस सिस्टम का और इस सिस्टम को बोलते हैं हम मैट्रिक्स. तो
जैसे हम एक ब्लॉक में रह रहे हों और उस ब्लॉक में बहुत सारे फ्लैट्स हों, तो हर एक पर्सन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए, हर एक के रेसिडेंशियल एरिया के लिए फ्लैट का नंबर अलग होता है, डिफरेंट होता है। सब लोग के लिए एक ही फ्लैट का नंबर तो नहीं होता। कोई नंबर 1 फ्लैट में रहता है, कोई 2 में रहता है, कोई 3 में रहता है, कोई फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट में रहता है, तो हम उसको बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के लिए 101, फर्स्ट फ्लोर के सेकंड फ्लैट के लिए बोलेंगे 102। ऐसे ही हमारी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हम फिल करते हैं, उन मैट्रिक्स के लिए भी अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और वो एड्रेस आपको यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके सबस्क्रिप्ट में दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है A11, यहाँ लिखा है A12, ऐसे यहाँ लिखा है A22, ऐसे यहाँ पे लिखा है AIJ, okay? So I want to go through AIJ. IJ means what? IJ means that I represent the row and J represent the column. तो ये एलिमेंट जो होता है उसके पास जो लिखा होता है ये नंबर बताता है कि ये एलिमेंट किस रो और किस कॉलम की प्लेस पे फिट है। ओके, तो अगर मैं 11 की बात करती हूँ, A11 मीन्स दैट इस प्लेस पर आने वाला एलिमेंट खुद अपने आप से बता रहा है कि मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की प्लेस पर फिट हूँ। ऐसे ही जब हम इसके पास में जाएंगे, ये हमारे पास में A13 है। A13 क्या बता रहा है कि मैं फर्स्ट रो, ये देखिए फर्स्ट रो चलती चली आ रही है अपने पास में, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स बैठे होंगे उनमें I की वैल्यू फर्स्ट, क्योंकि वो फर्स्ट रो में ही बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो जैसे जैसे रो बढ़ती जाएगी I की वैल्यूज वेरीज होती जाएंगी। और हमारे पास कॉलम्स के लिए ये कॉलम हमारा क्या बताएगा, J की वैल्यूज बताएगा। I इज इक्वल्स टू 1, देखिए I इज इक्वल्स टू 1 फॉर दिस, और J इज इक्वल्स टू भी कौन 1, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट कॉलम में है। तो जब हम इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक एड्रेस डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरह से इस एलिमेंट के ये एड्रेस समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब हम कुछ ऑपरेशंस, जो लास्ट टॉपिक है इस पीपीटी का, उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो उन एलिमेंट्स के एड्रेस के बिहाफ पर ही करेंगे, इसलिए एलिमेंट्स का एड्रेस हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये वाला हमारा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये किस वाले उसमें है, सेकेंड रो बट फर्स्ट कॉलम। दिस वन इज द सेकेंड रो but first column. So we have to write the address of that element in the form IJ. Okay, I represent row and J represent column. So this is the arrangement for an matrix. ये देखिए M cross N what shows, ये क्या दिखाता है हमको, ये M cross N कि इसमें M rows हैं और N columns हैं। मान लीजिए इसमें 3 रोज होती तो हम बोलते कि 3 रो हैं, मतलब M इज इक्वल्स टू कितना है 3, और कॉलम्स अगर 4 है तो क्या बोलेंगे N इज इक्वल्स टू कितना है 4। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स होती है इसका ऑर्डर कितना हो जाता 3 क्रॉस 4। दैट डजंट मीन दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। These multiplication represent how many elements are present in this matrix. मान लीजिए 3/4 का एक मैट्रिक्स है, तो 3/4 के मैट्रिक्स में हम कितने एलिमेंट्स को फिट कर सकते हैं, 3 4 12, तो इसमें हमारे 12 एलिमेंट्स इसमें फिट हो सकते हैं। ऐसे अगर 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट आपको मिलता है मैट्रिक्स, तो 3 क्रॉस 3 equals to 9. That means we can fill 9 elements in a matrix of order 3 cross 3. Okay, so here we discuss I, J. I means the number of rows, J means that number of columns. Okay, so let's go to the next topic. इस तरह से जब आपको कोई एक कुछ नंबर्स दे दिए जाए सिमिलर और कहा जाए कि आपको एक मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, तो आप उस मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे कि मेरे पास में मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर्स हैं और मैन वर्कर्स हैं, एंड वी हैव टू अरेंज दीज वर्कर्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, सो वी आर हैविंग, हमारे पास में 3 तरह की फैक्ट्रीज बांध सकते हैं हमारे पास, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड, ऐसी 3 फैक्ट्रीज में हमको इन सबको अरेंज करना है। सो वी आर हैविंग मैन वर्कर्स, फर्स्ट में कितने हैं 30, वुमन कितनी है 25, फर्स्ट में यहाँ पे 25, ये कितनी है 31 वुमेन्स। अब हमको इनको क्या करना है, एक मैट्रिक्स में अरेंज करना है। ठीक है, तो आप ये क्या बता रहा है कि आपको कितने कॉलम्स देने हैं और कितने रोज, यही बता रहे हैं। तो हमारे कॉलम्स कितने हो जाएंगे, मेन वर्किंग पर्सन्स कितने, कैटेगरी कितनी है हमारे पास में, 2 कैटेगरी, एक मैन की और एक वुमन की।
अब इन कैटेगरीज को हमको कितनी प्लेसेस पे फिट करना है, कितनी फैक्ट्रीज में डालना है, तो वो हमारे पास कितनी है, 3। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स इस फॉर्म में रेडी हो जाएगी, कितने, किस ऑर्डर की, 3x2 की। 3 प्लेसेस है हमारे पास में और 2 कैटेगरीज है, तो 3x2 की एक मैट्रिक्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। इसको हम देखिए, अब ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट्स आपके पास में हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स को आप पुट कर सकते हैं। तो हम 3x2 मीन्स दैट 6, तो हम 6 एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स को पुट कर सकते। दीज आर दी एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, नॉट द नंबर ऑफ द कैटेगरीज। बिकॉज आप बोलेंगे कि 30, यहाँ पे तो 30, आपने 3 बोला, इनकी समअप नहीं बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं कि कितने फैक्ट्रीज में, कितने प्लेसेस पे उस कैटेगरी को फिट किया गया। तो हम इनको हमारे एलिमेंट्स मानेंगे और इनसे हम हमारी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं जब भी आपको मिले। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में मैं बताती हूँ, हमारे पास में इतने मेंस थे, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री और इतनी वुमेन्स थी। तो देखिए बन गई हमारी मैट्रिक्स, फॉर्म हो गई हमारी मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते तो नहीं है, लेकिन ये समझना इससे ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बेसिक से चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तभी हाई लेवल का समझ सकेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आप समझ सकें कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि एक मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट्स आपको भरना है, तो आपके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उनके पेयर्स बनाने की, कितनी तरह के, कितने ऑर्डर तक के आप मैट्रिक्स उससे बना सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल में मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 8 एलिमेंट्स और विद दीज 8 एलिमेंट्स वी हैव टू फॉर्म द मैट्रिसेस। So we have to show that how many types of orders or how many types of matrices we can form with these 8 elements. Okay? तो 8 elements के मैट्रिक एलिमेंट से आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए अगर ऑर्डर्स पता करने हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो 8 जो है वो किस 2 नंबर्स की टेबल्स में आता है। ठीक है, तो देखिए 8 के लिए अगर हम इसका डिवाइडेड ढूंढेंगे तो 1 8, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 2 4 जा 8। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसे पेयर्स नहीं बनते। तो ये जो पेयर्स हैं, अब आप कहेंगे ये 1 एंड 8 और 8 एंड 1 बोथ आर सेम। सिमिलर 4 2 2 4 बोथ आर सेम, बट इन द मैट्रिसेस द नंबर्स आर सेम, but whenever we form a matrix with this sequence, the form of matrix definitely would be same, would be different, because ये जो बता रहा है, ये बता रहा है क्या कि आपके पास में एक ही रो है, एक रो बनाई हमने और उसमें 8 कॉलम्स बनाए हुए हैं, एक रो के 8 कॉलम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि हमारे पास में 8 कॉलम्स हैं, 8 रोज बनाई हुई है। जैसे कि मैं इसको भी आगे एक्सप्लेन करूंगी कि 8 रोज है आपके पास में और उसका केवल एक कॉलम खड़ा हुआ है। ये बता रहा है कि 4 रोज बनाई हुई है और 2 कॉलम्स में डिवाइड किया। तो ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इनकी जो प्लेसिंग है। ये देखिए 4 आगे 2 पीछे, 2 आगे 4 पीछे, ये कभी सेम नहीं होते बच्चों। इसके लिए इनकी ऑर्डर के कारण इनकी मैट्रिक्स पूरी चेंज हो जाती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं उन फैक्टर्स के पेयर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि 8 एलिमेंट से हम कितने मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स में जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हम एनिमल्स पढ़ते हैं बहुत सारे, तो एनिमल्स एक कैटेगरी हो जाता है पूरा, लेकिन एनिमल्स बहुत सारे होते हैं। आप जिसमें कार्निवोरस पढ़ते हैं, ऐसे जब मैट्रिसेस पढ़ने जाते हैं तो मैट्रिसेस भी उनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और डिज़ाइन मतलब क्या, ऑर्डर, डिज़ाइन मतलब वही ऑर्डर, उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे मैट्रिसेस के टाइप्स अलग अलग होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कॉलम मैट्रिक्स। एग्जैक्टली, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स आपको दिख रहा है जिसके अंदर केवल और केवल आपको एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है, एक ही लाइन दिखाई दे रही है। उस लाइन के अंदर 4, 5, इवन 400
4000 एलिमेंट्स हम लोग फिट कर सकते हैं, मगर ये एलिमेंट्स रो को बढ़ा रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, माना कि इस रो में दूसरा एलिमेंट नहीं है बट रो तो है ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो है। अभी और एलिमेंट से पुट करते तो 5th, 6th, 100th, 1000 जितनी भी आपको रो लगती है आप बना सकते थे, बट कॉलम आपके पास केवल एक सिंगल है, इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो कॉलम मैट्रिक्स में अभी इसका ऑर्डर अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे? देखिए इसका ऑर्डर बताना है, हमेशा ध्यान रखिए m क्रॉस n। m क्या है? रो, n क्या है? कॉलम। रो कितनी है? 4, कॉलम कितना है? 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 क्रॉस 1, ठीक है ना। इसीलिए मैंने उसके प्रीवियस एग्जांपल में जब बोला कि 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1 आर नॉट सेम, बिकॉज इसके डिजाइन ऐसी है क्योंकि ये 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। अब अगर मैं 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाऊं तो वो जो 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होगा वो हमारा एक रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपके कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आया, जिसमें हमारे पास केवल एक ही कॉलम हो और रोज तो कितनी भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए आइए रो मैट्रिक्स पे आते हैं हम। ये हमने उसी मैट्रिक्स को थोड़ा अपोजिट कर दिया, हमने ऑर्डर्स को चेंज कर दिया। वहाँ पे 4:1 का था और यहाँ पे हमने 1 क्रॉस 4 का कर दिया। तो 1 क्रॉस 4 में देखिए आपके पास में अब कॉलम कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 कॉलम्स, लेकिन रो कैसी है आपके पास? एक सिंगल। तो जब आपको एक सिंगल रो में एलिमेंट्स दिखाई दें जिसमें कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के बिहाफ पर हम यूनिट मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। यूनिट मैट्रिक्स के साथ में हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी कैली हैमिल्टन थ्योरम, वो भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बेस्ड होती है। तो इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैट्रिक्स को छोड़ते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं कि स्क्वायर क्या चीज़ होती है। आपने मैथ्स बहुत बचपन में पढ़ा होगा, 1st, 2nd, 3rd में हमने स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर मतलब वो एक शेप होता है मैथमेटिकल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स हियर। तो मैट्रिक्स भी अगर स्क्वायर है, और मैट्रिक्स किससे फॉर्म हो रहा है? स्क्वायर वहाँ पे साइड से फॉर्म होता था, तो मैट्रिक्स तो यहाँ पे रो और कॉलम से फॉर्म हो रहा है ना। तो जब वहाँ पर उसकी सारी साइड्स इक्वल थी तो हमने बोला स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या इक्वल होना चाहिए? रो और कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन वी विल से दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों चीज सेम होना चाहिए, 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 कॉलम, 50 रो है तो 50 कॉलम, तब हम क्या कहेंगे उस मैट्रिक्स को? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो इन दिस मैट्रिक्स नाम क्या दिया है? कैपिटल ए। डिस्कस किया है हम लोगों ने कि किसी भी मैट्रिक्स का नाम क्या देना है आपको? कैपिटल लेटर से ही देना है। तो ये हो गया आपके पास कैपिटल ए, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए? 1, 2, 3 कॉलम्स, 1, 2, 3 रोज। देखो सेम है ना, 3 रोज है तो 3 ही कॉलम्स है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और इनका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ऐसे तो लिखते हैं ना, कोई ऑर्डर चेंज करने के लिए अपन मैट्रिक्स का टाइप चेंज हुआ है तो ऑर्डर का डिजाइन चेंज नहीं होगा, ऑर्डर का डिजाइन वही है, m क्रॉस n। तो ये 3 क्रॉस 3 का हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए जाएंगे तो हम वहाँ पर उसको 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4 नहीं बताते। इट इज़ नॉट अ स्मार्ट वे टू एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको स्मार्टली इसको बताना है, किसी को एक्सप्रेस करना है, तो अगर ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इजीली से दैट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। जैसे ही आपने ये कहा कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, ओनली 3, समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि डेफिनेटली आप जो टॉक कर रहे हैं वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने केवल ऑर्डर 3 बोला है। अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर 3 कॉलम्स होंगे और 3 रोज होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा सारी रोज और सारे कॉलम्स को इक्वली लेकर चलती है। ठीक है, लेट्स गो टू द डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल भी हमने बचपन में पढ़ा होगा, जब मैथमेटिकली शेप्स पढ़े होंगे तो डायगोनल्स निकाले होंगे।
तो यहाँ पर हम डायगोनल पढ़ने जा रहे हैं। डायगोनल किसी स्क्वायर का ही नहीं होता पर्टिकुलर। मैंने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया ज़रूर है, एंड इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल होता है। डायगोनल हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमको वर्क इसी में करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो डायगोनल मीन्स दैट जो हमारा टॉप वन एलिमेंट होता है, जो हमारा प्राइमर एलिमेंट होता है A11 की प्लेस से हम जब डायगोनली हमारे जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको जब लेते हैं, मतलब हर वो एलिमेंट जिसकी जो एड्रेस है वो सेम है, दैट इज कॉल्ड दी A11, 1 रो 1 कॉलम, दैट इज A22, second row second column, that is A33, third row third column, then A44, A55, A66, all these are called the diagonal elements, क्योंकि डायगोनली प्लेस पर प्लेस्ड होते हैं। ओके तो इस तरह का अगर हमारे को कोई मैट्रिक्स मिलता है जिसके ये डायगोनली प्लेस वाले एलिमेंट्स फिल होते हैं और उसके बाद सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, इसके बाद आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी कुछ वैल्यू होगी जीरो के अलावा, तो हम तब उस कंडीशन में कहेंगे कि गिवन जो हमारे को गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो इन दिस वे अगर इस 4 के बारे में बात करें, आप कहेंगे कि 4 में तो कोई जीरो नहीं दिख रहा है, कोई डायगोनली हम कैसे बनाएं? ओके ठीक है, तो बताइए इस वाला जो एलिमेंट है इसकी एड्रेस क्या है, आप क्या एड्रेसिंग करेंगे इसको? इसका एलिमेंट का एड्रेस A11 आएगा, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसका एड्रेस क्या करेंगे हम? A11। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे सिमिलर रो एंड कॉलम के एड्रेस वाले एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी कुछ वैल्यू होती है जीरो को छोड़कर, तो ऐसे सारे के सारे मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। आप सपोज कर सकते हैं कि ये किसी 100 क्रॉस 100 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें आगे इसके सारे 100 लगे हुए हैं, इसके नीचे सारे 100 लगे हुए हैं, डायगोनली प्लेस पे सारे के सारे जीरोस हैं, सारी 100 प्लेस पे 0 0 0, तब तो मानेंगे ना कि हाँ ये मैट्रिक्स है। और डायगोनली प्लेस पर हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट है 4, और इसलिए हमारे पास में क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट। ओके ऐसे हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में देखिए आपके पास दिस प्लेस इज 1 1, दिस प्लेस इज A22, ठीक है ना, A11 A22, ये आपके पास एक डायगोनल हो गया। डायगोनल पे हमारे को एलिमेंट दिख रहे हैं और उसको छोड़ के सारे 0, तो ये हमारे पास में 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। दिस वन इज ऑर्डर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि उसके डायगोनली प्लेस पर जहाँ पर उस एलिमेंट का एड्रेस बिल्कुल सेम है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, सिक्स्थ रो है तो सिक्स्थ कॉलम, वहां पर आपको कोई नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है और बाकी सारे जीरो, तब ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब एक स्केलर की बात कर रहे हैं। डायगोनल को इससे समझाया कि इस डायगोनल पे बेस्ड अभी हम 2 मैट्रिक्स और पढ़ने जा रहे हैं, एक आपके सामने है, एक अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या? स्केलर मैट्रिक्स को सबसे पहले तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब सारी डायगोनली प्लेस पर ही नंबर होना चाहिए, उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए। तो डायगोनली प्लेस पर आपको क्या दिख रहे हैं? नॉन जीरो नंबर्स दिख रहे हैं, और उनको छोड़ के आपके पास क्या है? सारे 0 नंबर्स हैं। ठीक है, ये देखिए सारे 0 प्लेस्ड हैं और यहाँ पर केवल नॉन जीरो। लेकिन इसमें और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में ये डिफरेंस है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल दीज एलिमेंट्स शुड बी डिफर, कुछ भी हो सकते हैं, -1, √5, 8, 3, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। बट इन दी स्केलर मैट्रिक्स ऑल दीज एलिमेंट्स शुड बी सेम। आप देख रहे होंगे यहाँ पे √3 है, तो डेफिनेटली इफ इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स सारी प्लेस पे आपको √3 ही दिखाई देगा। यहाँ पर 2 होता तो सारी प्लेस पे आपको 2 ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे -1 है तो सारी प्लेस पे आपको -1 ही दिखाई दे रहा है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट द डायगोनली प्लेस एलिमेंट शुड बी सेम। तो ये सारे के सारे हमारे पास कैसे होंगे? सेम होंगे, तब हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें एक जैसे ही दिख रही हैं, लेकिन एक माइनर से डिफरेंस है, वो अगर पता नहीं होता तो कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स। ओके, लेट्स गो
विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने बताया ना डायगोनल मैट्रिक्स में अपन 3 मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एक पढ़ चुके, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स खुद था, दूसरा हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, और अब ये तीसरा। ओके, अब आप कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमारे सामने है ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स जैसा है। क्यों? क्योंकि डायगोनली प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है, बिल्कुल, उसको छोड़ के सारे जीरो हैं, यस, और जो नंबर्स हैं ऑल दे आर सेम। तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है? इसको हमको स्केलर मैट्रिक्स बोलना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स अभी हमने यही पढ़ी कि डायगोनली प्लेस में नॉन जीरो नंबर्स हैं और उनको सबको एक जैसा होना चाहिए, बाकी सबको छोड़ के जीरो। तो ये क्या स्केलर मैट्रिक्स नहीं है? तो हमने इसको अलग से पढ़ने का ज़रूरत क्यों समझा कि हमको इसको अलग से पढ़ना? तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं हम यूनिट। यूनिट मीन्स 1। ओके, मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हर स्केलर मैट्रिक्स का अलग आंसर आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का अलग आंसर आएगा, डिपेंड्स ऑन दी एलिमेंट्स विच वी फिल इन दैट मैट्रिक्स। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स का चाहे वो 1 क्रॉस 1 का हो, चाहे वो 1000 क्रॉस 1000 का हो, चाहे वो लाख क्रॉस लाख का हो, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर केवल 1 आएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। देखिए ये एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि अगर I इज इक्वल टू J, मतलब इनकी ये जो प्लेस है ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ऐसे ही ये 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, इनकी प्लेस है जो अपन ने अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा। तो ये जो प्लेसेस हैं ये क्या है? A 1 1 I इज इक्वल टू J, A 2 2 I इज इक्वल टू J, A 3 3 I इज इक्वल टू J, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जब भी I इज इक्वल टू J है वहां पर आपकी एंट्री केवल और केवल 1 होनी चाहिए रादर देन 0। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज हमारे पास में कैसी है? 0। और इस मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी क्यों है, कैसा है, क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बट I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड दिस N स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा ये कुछ नहीं होती। ओके, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है देन वी कैन फॉर्म एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल एक n लिखा हुआ है, n denotes the order of that matrix because we know that the order of square matrix same, the number of rows and number of columns should be same। तो यहाँ पर जब चीजें सेम है तो हमें बार बार लिखने की जरूरत क्या? 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 हमने एक बार बता दिया 3, दैट मीन्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है 3 कॉलम। इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? I से, और उसके पास लिखते हैं जो n जो होता है वो n डिनोट करता है द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, दिस वन इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आप समझ सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, उसको सॉल्व करने के पास हमारे पास में आंसर आ रहा है 0, तब हम कहेंगे कि वो क्या है? हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। ओके, जीरो मैट्रिक्स का कोई यूज नहीं होता, लेकिन हम उसको एज अ आइडेंटिटी यूज करते हैं जब हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे तब। देखिए, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसेस। इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसेस क्यों कहा? मैट्रिक्स क्यों नहीं कहा? मैट्राइसेस इसलिए कहा क्योंकि इक्विलिटी मीन्स दैट वी हैव टू कंपेयर समवंस, और कंपैरिजन जब भी होगा तब डेफिनेटली हमारे पास एटलीस्ट 2 चीजें तो होंगी, तभी कंपैरिजन हो सकता है, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो मैट्राइसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई वी सेड हियर इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसेस। ओके, तो मैट्राइसेस 2 मैट्रिक्स, एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स को हम तभी कहेंगे वो इक्वल जब उनकी हर एक एलिमेंट की प्लेस दूसरे एलिमेंट की प्लेस और उनकी जो फिलिंग क्वांटिटी है विद द साइन सब के सब सेम होना चाहिए। तब अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो उसको भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। अगर इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट भरे हुए हैं तो इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट फिल होना चाहिए। लुक हियर, वी आर हैविंग 2 मैट्रिसेस, दिस वन एंड दिस वन। तो देखिए ये कितना है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर शुड बी सेम, तो इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर भी 2। एलिमेंट्स जो फिल हैं, इसमें फिल है 2 3 0 1, यहाँ पर भी फिल है 2 3 0 1। केवल ऑर्डर से नंबर से नहीं होता है कि 2 3 0 1 कहीं पे भी हमने प्लेस कर दिया, उनकी प्लेसिंग एड्रेस भी सेम होनी चाहिए। ये यहाँ पर 2 पे है तो ये भी यहाँ 2 ही होना चाहिए, ये यहाँ 3 है तो ये यहाँ 3 ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि बोथ दीज आर मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके, लुक हियर, यहाँ पर भी हमने वही काम किया है, वही 0 1 2 3
हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 क्रॉस 2 का हमारा ऑर्डर है दोनों का ही। अगर ऑर्डर सेम है लेकिन एलिमेंट्स में सेम है, आप बोलेंगे इसमें भी 0 1 2 3 भरा है, इसमें भी 0 1 2 3 भरा है, लेकिन उनकी पुट करने की जो प्लेस है वो चेंज हो गई। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपके पास 3। दैट्स वाई वी से दैट दीज बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, तो इक्विवेलेंसी देखने के लिए हमको क्या करना है कि सारे के सारे ऑर्डर्स, एलिमेंट्स की प्लेस सब कुछ सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि A इज इक्वल्स टू B। अदरवाइज हम कहेंगे कि दे आर नॉट इक्विवेलेंस। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ये इक्विवेलेंस का जो हमारा प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का बहुत काम आता है। इस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कहीं पर अननोन वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी और एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी जिसमें सारी वैल्यूज पुट होंगी। देन दे आस्क दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन वैल्यूज, मींस दैट x और y। सो हियर वी आर हैविंग 2 matrices equivalent because here wrote this one is equal to this one. Suppose that it is A, then it is B. So A is equals to B. हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, given that. So we have to find the value of A, B, C, X, Y, Z, so and so on. जो भी उसने पूछा है वो हमको उनकी वैल्यूज बतानी है। तो देखिए ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस के सेट है। अब यहाँ से हमको इनकी वैल्यूज ढूंढ के लिखनी है। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होने के कारण हम ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑर्डर शुड बी सेम है। तो जो एलिमेंट्स हमने फिल किए हुए हैं उनकी प्लेसिंग के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी क्या होगी, सेम। इसलिए जब आपको पूछा कि x + 3 में x के वैल्यू वी हैव टू फाइंड, तो अपन क्या करेंगे कि हम जानते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स के कारण कि ये जो प्लेस है A11 की, ये दूसरे मैट्रिक्स के A11 की प्लेस के बिल्कुल बराबर है। तो हम कर देते हैं x + 3 इज इक्वल टू 0। यही तो प्रॉपर्टी है ना हमारी। ऐसे ही जब आपको दिया है z + 4 किसके बराबर होगा, 6 के। यहाँ की वैल्यू इसके बराबर, यहाँ की वैल्यू इसके बराबर, यहाँ की वैल्यू इसके बराबर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करके अब ये तो हमारे लीनियर इक्वेशंस है, ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 1 वेरिएबल में। मैक्स टू मैक्स 1 वेरिएबल में है आपके पास में, तो ये तो हम आराम से सॉल्व करके बता सकते हैं कि a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू। अगर यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाल दी। तो ये किसके कारण बहुत इजी गोइंग हो गया, इक्विवेलेंसी ऑफ मैट्रिसेस के। मैट्रिसेस को जब हम इक्विवेलेंट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अभी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उन मैट्रिसेस को कवर किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इतने में हमारा मैट्रिक्स हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। कुछ मैट्रिसेस और भी आगे लगेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। ऑपरेशंस क्या चीज़ होती है? ऑपरेशंस हमने बचपन में पढ़े होंगे जब अलजेब्रा पढ़ते थे। तो अलजेब्रा पढ़ते वक्त हमने 4 ऑपरेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक ऑपरेशंस सीखे थे। वो थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये 4 ऑपरेशंस हमने जो बचपन से बेसिक हमारी क्लासेस में सीखे थे, इन्हीं को हम थोड़ा सा एनहांस करते करते, थोड़ा सा मॉडिफाई करते करते, लेकिन लाइफ टाइम तक मैट्रिसेस में यही हम ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। तो इन्हीं ऑपरेशंस का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में। ओके, तो यहाँ पर हम 4 ऑपरेशंस पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली हमको केवल 2 ही ऑपरेशंस पढ़ने, क्योंकि 2 ऑपरेशंस की मेथड अगर हमें आती है तो हम बाकी के 2 ऑपरेशंस को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने बचपन में भी सीखा था कि 2 ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन जिसको आता है तो उसका अपोजिट आप सब्ट्रैक्शन भी करना सीख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन जिसको आता है उसका अपोजिट कौन होता है, डिवाइड। ओके, तो हम यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ेंगे और ऑपरेशंस देखेंगे। हम चारों ही देखेंगे एग्जाम्पल्स के वाया, लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म में हम 2 ऑपरेशंस देखेंगे, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स दी हुई है। अब ये कोई एडिशन अगर आपको मैंने दिया होता 5 + 10 आपको ऐड करना है तो आप बता देते कि 15, 2 + 10 करना है तो आराम से बता देते 12। लेकिन 2 मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे, बिकॉज ये दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग, अपने अपने ब्लॉक्स में बैठी हुई हैं, तो हमको इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करना कोई बहुत डिफिकल्ट वर्क नहीं है। व्हेनेवर वी ऐड 2 मैट्रिसेस, सो इजी गोइंग, जस्ट सिंपली ऐड दी एलिमेंट्स ऑन सेम सिमिलर प्लेस्ड एलिमेंट्स।
इनका एड्रेस, जिसका जो एड्रेस है उसको दूसरी बिल्डिंग के उसी एड्रेस के एलिमेंट के साथ में आप ऐड कर दीजिए। इसका एड्रेस है A11, दिस वन इज A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो हम इस तरह से इनके इस वाले एलिमेंट्स को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ, यहाँ वाले एलिमेंट को इसके साथ, सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे और हमारा एडिशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, हम एडिशन में कोई ऐसे नहीं है कि हम उसका एक कोई नंबर निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में हमने उन दोनों ब्लॉक्स को उठाया और उनके सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को इस तरह से ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल हमको उनके सेम प्लेस के एड्रेस के एलिमेंट्स को उठाना है और उनको सम अप करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है कि एडिशन कब परफॉर्म होगा। एडिशन तभी परफॉर्म हो सकता है जब जिसको ऐड करना है वो दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होंगे, सेम। अगर वो सेम नहीं है, अगर दो आपके पास मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर सेम नहीं है, तो उनमें बैठे हुए एलिमेंट्स की एड्रेस कैसे सेम होगी, और जब एड्रेस ही सेम नहीं होगी तो हम ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना कि whenever we have to add two matrices then the order of them should be same। दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में दो मैट्रिक्स है A, B and we have to find the sum of them A plus B। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास में ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है ना, सिंपली राइट द सम ऑफ दैट मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, सिंपली। तो आपको उसमें कुछ देखना ही नहीं। अब देखिए इसके पास में कितनी रोज है, 2, कितने कॉलम्स है, 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ये हमारे पास में कितनी रोज है, 1 2 2, कितने कॉलम्स है 1 2 3, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं, इसकी प्लेस वाले को इसके साथ, इसकी प्लेस वाले को इसके साथ और इसकी प्लेस वाले को इसके साथ। तो देखिए ये हमने इसका सम निकाला। ये कंक्लूजन है इसी बात का कि A प्लस B का जो ऑपरेशन है वो तभी परफॉर्म हो सकता है जब उनके ऑर्डर कैसे हो जाएंगे हमारे पास में सेम। अगर वो सेम ऑर्डर के नहीं है तो हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है सम अप वाला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक वेदर द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिसेस आर सेम और नॉट। नहीं है, सिंपली राइट नॉट पॉसिबल, है तो आप इस तरह से ऐड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से हमने एडिशन किया उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, उन्हीं प्लेस को आपस में माइनस करके। एक क्वेश्चन मैं इसके बाद में लूंगी जिससे आपको सारा समराइज हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे दो फॉर्म में आता है। पहला होता है कि किसी एक स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, और दूसरा होता है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। तो पहले देखते हैं हम कि किसी एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर। स्केलर और वेक्टर तो आप लोगों ने थोड़ा कभी पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास में बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो किसी भी नंबर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी आप उसको इधर रख दीजिए, उसको यहाँ लिख दीजिए, वहाँ लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। तो नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है, जो रियल लाइन पे प्लेस्ड होता है, वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, इट इज अ स्केलर। स्केलर होता है वो, उसके पास का आएगा डायरेक्शन, वो कोई फोर्स थोड़ी है जिसको इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। नंबर है तो हर एक नंबर स्केलर हो सकता है, और हर किसी भी नंबर से हमको किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली अप्लाई होती है। तो मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को मुझे 3 से, 3 इज अ स्केलर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय अ स्केलर व्हिच इज 3। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट 3 मींस दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस a बाय 3। अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी तो 3 टाइम्स होगा। तो हमें करना क्या है कि अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ है तो 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, और इस 3 का सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये a 3 टाइम्स कब होगा, जब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 3 टाइम्स हो जाएंगे। नाउ दे आर 3 टाइम्स, तो हम कह सकते हैं कि 3a is equals to this one। दिस इज कॉल्ड दी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके,
बहुत टफ चीज़ नहीं थी, प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा और बहुत इजी गोइंग आ जाएगा, बहुत फास्ट करने लग जाएंगे आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज़ों को समराइज किया, किसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स और एक चीज़ नहीं समझाई थी ना, सब्ट्रैक्शन, वो भी यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसमें दो क्वेश्चन आपके साथ समराइज एक समअप होकर आए। पहला तो कि आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस a को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा कि जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उसका सब्ट्रैक्शन इस b के साथ फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। ये 2 लिया हमने, पहले तो हमने क्या किया 2a बना लेते हैं, तो 2a माइनस b पूरा एक्सप्रेशन हमने ऐसा लिख दिया 2a माइनस b मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद दिस 2, स्केलर है हमारे पास, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये हमारी बी मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, बोर्ड मास पढ़ा है ना आपने, तो यहाँ पर भी वही फॉलो होता है, ब्रैकेट ऑफ, समझ लीजिए ये ब्रैकेट लगा है और इसके बाद में नंबर है, तो डेफिनेटली हमको इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा पहले। तो हमने जब इसको प्रोडक्ट किया तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स 1 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, दिस काइंड, ओके। अब हमको क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो आप देखेंगे कि एकदम से आपके सामने एक प्लस का साइन आ चुका है। आप कहेंगे कि आप तो सब्ट्रैक्शन बता रहे थे, आपने एडिशन कर दिया, तो ठीक है आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए मैंने इस मैट्रिक्स में से एक माइनस साइन कॉमन लिया, करते हैं ना अपन ऐसा कि हमको अगर लेना है तो हम उसमें से कॉमन साइन बाहर ले लेते हैं। तो मैंने जैसे ही इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया बाहर, तो इन सब के साइन चेंज हो गए ना। देखिए ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो गया। ये क्यों किया हमने, ताकि आपके लिए वर्किंग बहुत ईजी हो जाए। टफ तो तभी भी नहीं थी, आप दोनों वे में जिसमें आपको चाहे, अब आप चाहे तो इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। मैंने ये पूरा बना लिया 2 टाइम्स, माइनस को माइनस रहने दीजिए, इस पूरी मैट्रिक्स को एज इट इज रहने दीजिए और हर एक प्लेस को आप माइनस कर लीजिए, कोई टफ थोड़ी है। लेकिन उसको और इजी गोइंग बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और सारे के सारे सेम प्लेस के एलिमेंट्स को प्लस कर दिया और आपका आंसर आ गया। ये किसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कैसे हम किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे दो मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। एडिशन समझ लिया था और डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। लेट्स गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज क्यों ज़रूरी होती है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स दैट व्हेनेवर वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स, एडिशन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 2 ऑपरेंड की हमको ज़रूरत होती है। 2 ऑपरेंड्स नहीं होंगे तो हम किसको, अगर आपको 5 को ऐड करना है तो 5 में कुछ ऐड करने के लिए तो चाहिए होगा ना। सिंगल ऑपरेंड पे तो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमको इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती। तो अगर आपके पास में कोई 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर हमने उन 2 मैट्रिक्स को पहले ए को रखा फिर बी को रखा, 2 मैट्रिक्स को जोड़ा और फिर सेकंड टाइम में पहले बी को रखा फिर ए को रखा, उन दोनों को जोड़ा, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे आंसर्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। मीन्स दैट इफ अलजेब्रा में बताती हूँ मैं आपको जनरली क्या होता है, फिर हम मैट्रिक्स में समझते हैं। अलजेब्रा में मेरे पास में 2 नंबर हैं 3 और 5, ओके। सो इफ वी ऐड 3 + 5 = 8 और 5 + 3 = 8, इन बोथ दी कंडीशन आंसर इज सेम। 80 आया ना, 3 5 को ऐड करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स में से पहले आपने एक को रख लिया बाद में दूसरे को जोड़ा, तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा जब आप दूसरे को आगे रखेंगे और पहले वाले को पीछे। दिस लॉ इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब उनको कम्यूट करना चाहिए, भले ऑर्डर उनके चेंज हो जाए। अब ये ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बात कर रहे हैं अपन, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात नहीं हो रही, ये मैट्रिक्स को सम में रखने के ऑर्डर की बात हो रही है कि हम एक मैट्रिक्स को आगे रख रहे हैं फिर दूसरे मैट्रिक्स को आगे रख रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास आंसर कैसा आ रहा है, सेम। लुक, अगर मैंने a + b जोड़ा, a कोई मैट्रिक्स होगा जिसमें aij टाइप के एलिमेंट्स फिल होंगे,
बी कोई मैट्रिक्स होगा जिसमें बी आई जे टाइप के कोई एलिमेंट्स फील होंगे। अच्छा, ये नोटेशंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने ए आई जे लिख दिया और सब्सक्रिप्शन लगा के मैंने मैट्रिक्स के साइन से उसको बंद कर दिया, तो ये एक ए आई जे बहुत बड़ी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? हर बार आप आई की वैल्यूज और जे की वैल्यूज को चेंज करते जाइए। आई की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 रो बनने लग जाएगी, आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 रो बनने लग जाएगी, आई की वैल्यू 3 होगी तो 3। ऐसे ही जे की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स अ सिंबलिक फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए के लिए हमने ए आई जे लिया और बी के लिए हमने बी आई जे लिया। अब जब इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ने के बाद इनके ऑर्डर को बदल दिया, मतलब बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में, तो भी जो आंसर आया वो हमारा क्या होगा, ये दोनों सेम ही होंगे। सो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। और ये एडिशन में मैट्रिक्स के साथ फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं होता। जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो ये भी बताएंगे, लेकिन इसको याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में ही फॉलो होता है मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। अलजेब्रा में होता है लेकिन मैट्रिसेस में नहीं। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या है? एसोसिएटिव लॉ जैसे कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमको 2 ऑपरेंड की जरूरत थी, वैसे ही एसोसिएटिव लॉ के लिए हमको 3 ऑपरेंड्स की जरूरत है। और ऑपरेंड्स कौन है हमारे यहाँ पे? मैट्रिसेस। तो हमको यहाँ पे 3 मैट्रिसेस की जरूरत है। एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है कि अगर हम किन्हीं 2 मैट्रिक्स का एसोसिएशन करके उसके बाद थर्ड वाले को अप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा, जबकि हम पीछे के 2 मैट्रिक्स को एसोसिएट करते हैं और उसके ऊपर पहला वाला अप्लाई करते हैं। ओके, लुक हियर, ये मेरे पास 3 मैट्रिक्स है। पहले हमने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, उसका आंसर निकाला और बाद में हमने सी को जोड़ा, तो ये आंसर सेम होगा जबकि हम ए को छोड़ दें और बी प्लस सी का ग्रुप बना करके उनकी एडिशन को परफॉर्म करें। तो ये दोनों की दोनों ही हमारी कंडीशन कैसी होंगी? सेम। तो इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सिंपल अलजेब्रा में बताती हूँ कि मेरे पास 3 नंबर हैं 2, 4, 1। 3 नंबर है मेरे पास में 2, 4, 1। इन तीनों को अभी मैं जोड़ूंगी तो कितना आंसर आएगा? 7। ओके, तो हमने क्या किया, 2 + 4 कर लिया, 6 आया। अब +1 किया, आंसर कितना आया? 7। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 को छोड़ दिया, हमने क्या किया, 4 + 1 = 5 और 5 में अब 2 जोड़ा तो कितना आया? 7। दोनों कंडीशन में आंसर कितना आया? 7। वही चीज़ हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वाले ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? हमारा एसोसिएटिव लॉ। और ये एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन में फॉलो होता है। थर्ड वाला है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक आइडेंटिटी है हमारे पास में और एक है हमारे पास इनवर्स। तो आइडेंटिटी मतलब जब हम कोई जोड़ते हैं, मान लीजिए मुझे 5 को जोड़ना है किसी में, तो 5 को जब मैं किसी में जोड़ूं और ये भी कहूँ कि 5 को जोड़ने के बाद आंसर 5 ही चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो कोई नंबर अलजेब्रिकली कौन होगा? वो 0 होगा। तो जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी अलग अलग होते हैं, तो एडिशन का हमारा आइडेंटिटी होता है 0। ठीक है, 0 वो होता है, 0 को किसी में भी जोड़ दो आप, वो उसकी आइडेंटिटी को बिल्कुल चेंज नहीं करता। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यही होता है कि अगर वो किसी के ऊपर परफॉर्म किया जाए तो उसकी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी चेंज ना करें। ऐसे ही हमारे पास जो हमारे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स में भी हमारे पास में 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स मतलब हर एक ऐसा नंबर जिसके अंदर वो कुछ ऐसा जोड़ा जाए जिससे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो मान लीजिए 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 0। तो 5 में क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए? तो 5 में तो -5 को ही जोड़ना पड़ेगा ना, तभी हमारे को 0 मिलेगा। तो ये 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बात इसमें पढ़ने के लिए, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस। एडिशन की हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। पहली कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने वहाँ पर पढ़ी। अभी हम इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे परफॉर्म होता है। इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है, वो कंडीशन भी हम आपको बताएंगे। पहले अपन कुछ समझते हैं, हो सकता है समझते समझते आपको कंडीशन समझ में आ जाए। तो वो कंडीशन क्या है देखते हैं।
आपको कोई दो मैट्रिक्स ली और उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं। जैसे कि एडिशन के लिए हमने बताया था कि उनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होगा तब उनको हम परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए क्या है कि मैट्रिक्स में हमारी जो पहली वाली जो मैट्रिक्स होती है, पहली, यहाँ पे ऑर्डर का बहुत मैटर करता है कि पहले कौन सी रखी, दूसरी कौन सी रखी, इसीलिए तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। तो पहले जो आपने मैट्रिक्स रखी हुई है उस मैट्रिक्स के अंदर जितने और जितने कॉलम में पहले आप उनको देखिए। इसके अंदर कितने रो हैं आपके पास? दो, एक दो। कॉलम कितने हैं? एक दो। तो जितने कॉलम इसके अंदर है, मतलब अगर इसका ऑर्डर बोला जाए तो कितना होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा। तो m क्रॉस n अगर देखें तो 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो बताइए 2 रोज है और 1 कॉलम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं, ओके, लिसन केयरफुली, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने रोज दूसरी मैट्रिक्स में होना चाहिए। ओके, इसके अंदर 2 कॉलम है तो इसके अंदर 2 रो होना बहुत जरूरी है। कॉलम कितने भी हो दैट डजंट मैटर। तो रो कितनी होगी? 2। हमारे पास 2 कॉलम्स तो 2 रो। अगर 3 कॉलम्स होते तो 3 रो, 5 कॉलम्स होते तो 5 रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पहली मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखिए, उसके अंदर आपके पास में जितने कॉलम दिख रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स के पास उतनी रो होनी चाहिए, तब हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हमारे पास में देखिए, इसके पास 2 कॉलम्स थे तो इनके पास में 2 रो है, इसीलिए तो ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हुआ। हमने पहला कॉलम उठाया, उसको पहली रो में मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए ये हो गया हमारा पहला रो बन गया पहले उसके एलिमेंट का। हमने फिर दूसरा कॉलम उठाया और उसको दूसरी रो में मल्टीप्लाई किया, तो दूसरा कॉलम दूसरी रो में मल्टीप्लाई किया हमने और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट ऑपरेशन, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 2 मैट्रिक्स का, एक ए है और एक बी, और हमको इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन निकालने के साथ साथ हमको कुछ और भी चीज़ें इसमें बतानी है कि किस तरह से इनके आंसर्स आएंगे, किस तरह से प्लेस करेंगे। और वो जो एक प्रॉपर्टी थी कि जितने इसके पास में कॉलम्स हैं उतने ही इसके पास रो होना चाहिए। इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। अगर मैं इसके लिए लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? m क्रॉस n, और इसके लिए भी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? m क्रॉस n। ठीक है ना। अब उन दोनों ही नंबर्स को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? m क्रॉस n, m क्रॉस n। तो बीच के 2 नंबर आते हैं, है ना। दोनों को ऑर्डर लिखेंगे तो 4 नंबर हो जाएंगे ना, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d। क्योंकि इसका अगर मैंने मान लिया जाए l क्रॉस m, इसका ऑर्डर कितना है? l क्रॉस m, सपोज दैट, और इसका ऑर्डर है हमारे पास p क्रॉस n, सपोज दैट p क्रॉस n। तो मेरे पास 4 नंबर हो गए। तो बीच के जो 2 नंबर होते हैं ना उनको सेम होना चाहिए, बस इतनी सी बात याद रख लीजिए। आसपास को छोड़ दीजिए, और बीच के जो 2 नंबर्स होते हैं वो अगर सेम हैं तो हम उन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर नहीं बदलना कि आपने इसको आगे रख दिया और इसको पीछे रख दिया, फिर आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ओके, अब चलिए, इसके पास 2 कॉलम्स थे तो इसके पास 2 रो। देखिए आप 2 रो है, बस यही कंडीशन थी। कॉलम तो इसके पास 3 हो गए, चलेगा, लेकिन 2 रो होना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉलम कितने थे? 2। तो अब पहला रो उठाया, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर पहला रो उठाया, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई, पहला रो उठाया, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई। पहली रो को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक इसके कॉलम खत्म नहीं हो जाएंगे। तो पहली रो, पहला कॉलम, पहली रो, दूसरा कॉलम, पहली रो, तीसरा कॉलम, और ये सारे के सारे उस पूरी रो में एडजस्ट हो जाएंगे, पूरी रो में, क्योंकि हम इससे रो का परफॉर्मेशन कर रहे हैं ना। तो रो को उठा रहे हैं इसलिए हम फर्स्ट उस पूरी रो को ये फिल कर देंगे। फिर हम सेकेंड रो उठाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस प्लेस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दिस प्लेस, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिस प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बच्चों को ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कंफ्यूज नहीं होना। लुक, 2 मैट्रिसेस, देन ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिसेस। तो आप ये देखिए कि कॉलम शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड। अब क्या करेंगे? पहला रो पहली कॉलम, पहला रो दूसरी कॉलम, पहला रो तीसरी कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। बस
क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ देना, सबको जितना जोड़ना है घटाना है जो माइनस करना है वो कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स में मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से परफॉर्म होता है। अगर इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस कर ली और इसको समझ लिया तो आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व, वो आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जब हम बता रहे हैं कि किस किस प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस ये होती है, इसमें फॉलो होती है या फॉलो नहीं होती। तो इस प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में ये जो ए बी और बी है, हम देख रहे हैं ए बी हमने परफॉर्म किया, जैसे मैंने अभी एडिशन में बताया था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए था अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता तो, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो हम देखते हैं कैसे नहीं करता। अब ये ए बी हमको बताना है, ए बी बी ए के बराबर होगा क्या, तो पहले हम ए बी ले लेते हैं। हमने ले लिया ए, हमने ले लिया बी। अब ए में देखिए आप, ए बी के पास में कितने हमारे पास में कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स है, इसके पास रो भी 3 होना चाहिए। तो देखते हैं कि नहीं, 1 2 3, हाँ रो भी है और कॉलम भी है, इसका मतलब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसका परफॉर्म करते हैं, ये पूरा हमने क्या किया, फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस प्लेस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दिस प्लेस, इनको समअप करके हमने आंसर ये लिया। अब हम बी ए को रखते हैं, ठीक है ना, बी ए को रखा हमने, ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम बी ए की वैल्यू निकालते हैं। बी ए में देखिए बी हमारे पास पहले है दिस वन और ए हमारे पास में क्या है ये। अब देखिए इसके पास कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम है, तो डेफिनेटली इसके पास 2 रो होना चाहिए, हाँ है। हमने मैट्रिक्स ही ऐसा चूज किया कि बी और ए भी दोनों निकलेंगे, लेकिन क्या वो बराबर निकलेंगे ये देखना है। तो अब इसका भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसको समझ लिया। अब इसको देखते हैं, फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो उठाई सेकंड कॉलम दिस वन, फर्स्ट रो उठाई थर्ड कॉलम दिस वन। अब सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम दिस वन, सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस वन, सेकंड रो थर्ड कॉलम दिस वन, ऐसे ही थर्ड कॉलम करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स आया और ये हमारे पास में एक 3x3 का मैट्रिक्स आया एंड बोथ आर डिफरेंट। दैट मीन्स commutative law doesn't hold in multiplication of matrices. Okay? एडिशन में हो रहा था लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। कई बार एमसीक्यूज में भी इस चीज़ को पूछ लिया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यस नो एंड सो ऑन, तो आपको उस वक्त नो ही लगाना है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह के मैट्रिक्स कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ए बी इक्वल टू बी आएगा ही नहीं, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ये बात सच है। लेकिन कई ऐसे मैट्रिसेस हैं, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें ये होल्ड हो जाता है बाय मिस्टेक। जैसे मेरे पास ये 2 मैट्रिक्स हैं, इन 2 मैट्रिक्स को हमने निकाला, जब इसका आप ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे, ये अभी क्या आ जाएगा आपका सेम आएगा। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इनकी कुछ कंडीशंस हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, है ना, पहली बात तो उनको सेम ऑर्डर का ही होना चाहिए और दूसरा उनको एक डायगोनल मैट्रिक्स, जब वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगी सेम ऑर्डर की तब पॉसिबल है कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। बट इन जनरल वी सेड दैट कि ये वाली प्रॉपर्टी डजंट होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, ये आपका आंसर सटीक है, इसको आपको कभी भी चेंज नहीं करना कि होता है कि नहीं। वो प्लीज डोंट बी इन अ डिलेमा, यस ये प्रॉपर्टी डजंट होल्ड, लेकिन इन सच अ केसेस whenever we are having the matrices diagonal matrices with the same order then may be possible कि ये आपके पास होल्ड हो जाए। ओके, सेकेंड हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स को हम लिखते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट वो कैसे वर्क करता है। जीरो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, जीरो मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई आपको कि एक ऐसी मैट्रिक्स इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कितने हो, जीरो, वो जीरो मैट्रिक्स होती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को अभी हम आगे कभी यूज भी करेंगे कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स ऐसी हैं जिसमें से ए बी 0 के बराबर नहीं, अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर किन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है ना, किन्हीं 2 नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर कितना है 0, तो ये क्या शो करता है, क्या डिफाइन करता है कि उन दोनों नंबर्स में से कोई एक ना एक तो 0 रहा ही होगा। ऐसा कभी होता ही नहीं रियल नंबर्स में कि कोई 2 नंबर जो दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, मतलब एक भी 0 नहीं है और उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए। इज इट पॉसिबल? नो, नेवर, इम्पॉसिबल। लेकिन मैट्रिसेस में ये कंडीशन कभी कभी फॉलो हो जाती है कि हमको दोनों दी हुई मैट्रिक्स में से एक भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, एक भी 0 मैट्रिक्स, और उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं
तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स बन सकता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होती है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि दो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स ली है जो एक भी नॉन ज़ीरो, एक भी ज़ीरो नहीं है, दोनों की दोनों नॉन ज़ीरो, कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट है उनमें, लेकिन उनका आंसर क्या है? ज़ीरो। तो देखिए मेरे पास ये दो मैट्रिक्स है, ए दिस वन, बी दिस वन, और इन दोनों का जैसे ही मैंने प्रोडक्ट किया तो देखिए आपको क्या मिला? एक ज़ीरो मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्राइसेस की कि अगर नॉन ज़ीरो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन करके हमको एक ज़ीरो मैट्रिक्स मिलती है तो हम उसको ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा कि ऐसा आपके पास में कभी भी अलजेब्रा में नहीं होता। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ये बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके साथ मैंने एग्जाम्पल्स पहले बता दिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही हूँ कि वो प्रॉपर्टी क्या क्या है जो हमको चाहिए थी। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। तो देखिए ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कम्यूटेटिव लॉ इसीलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि वो फॉलो नहीं होता, हम बता चुके हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं, वो बता रहे हैं। पहला आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? अगर आपने 3 को लिया, 3 में से पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तीसरे को छोड़ा और दूसरे को करा, तो हमारे पास में वो आंसर सेम आ सकता है। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो 2 ऑपरेशंस के साथ परफॉर्म होता है। अभी हमने जितने भी लॉ देखे वो सिंगल ऑपरेशंस मल्टीपल ऑपरेंड के साथ में अप्लाई हो रहे थे। अब हमारे पास में एटलीस्ट 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन कौन से? प्लस और डॉट, दोनों, हम दोनों को साथ में लेके परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर ए, पहले आपने बी प्लस सी को जोड़ दिया और उसमें ए का मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आएगा जो कि ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद और ए सी का मल्टीप्लाई करने के जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होता है। एक है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी आइडेंटिटी हमने एडिशन के लिए डिस्कस की थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एडिशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी नंबर में जोड़ें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। वो कौन था वहाँ? 0। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम किसी नंबर में करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको किसी नंबर में भी मल्टीप्लाई कर दें पर वो नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, रिमेन्स सेम होगा। ठीक है, 7 में किया तो 7 ही मिलना चाहिए, 100 में किया तो 100 ही मिलना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही नंबर है। 1 की टेबल पढ़ी ना आप लोगों ने। 1 की टेबल में 1 की टेबल को जितने टाइम्स पढ़ो वही आंसर आ जाता है। 1 की टेबल को 7 टाइम्स पढ़ो 7 आंसर आ जाएगा। 1 की टेबल को 100 टाइम्स पढ़ो 100 आंसर आ जाएगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1। ओके, ये याद रखना हमेशा। तो हमारे पास में अब क्योंकि पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, अलजेब्रा तो पढ़ नहीं रहे जो हम सिंपल 1 लिख दें, इसीलिए तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी है। क्योंकि जब हमको आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग चाहिए होगी मैट्रिक्स में, तब हम उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलता था? 1, तो 1 ही तो चाहिए हमें, इसलिए हम उस मैट्रिक्स का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसको हम आई से डिनोट करते थे, वहाँ पे बताया था आपको। तो आई ए इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू ए। तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल सिर्फ इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल बताया है कि अगर ये चीज़ें हैं तो हम इन वाली प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताना है कि एक अलग सा लॉ है। तो ए लिया, बी लिया, सी लिया, और आपको इन तीनों ही सभी में 3 मैट्रिक्स की ज़रूरत है ही, क्योंकि एसोसिएटिव में भी 3 मैट्रिक्स लगती है, आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हमारे पास 2 ऑपरेशन और 3 मैट्रिक्स हैं। तो ये तीनों मैट्रिक्स के बिहाफ पर आप तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। तो जो आपका सबसे पहला एसोसिएटिव लॉ है जिसमें हम 2 मैट्रिक्स को लेकर के पहले जोड़ेंगे फिर बाद वाली मैट्रिक्स को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, तो देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, हमको निकालना है ए सी, बी सी और ए प्लस बी और सी। ये सारी प्रॉपर्टीज ही अभी हमने जो पढ़ी, और आपको ये भी वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। तो मैट्रिक्स उठाते हैं, फॉलो करना शुरू करते हैं। हमने पहले निकाला, इस वाली चीज़ को हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी, इससे आपका एडिशन आपका रिवाइज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए को लिया और बी को लिया, उनकी सारी प्लेस के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, ऐसे सारे एलिमेंट्स को निकाल दिया।
अब इसमें हमको क्या करना है, एक सी का मल्टीप्लाई करना है। सी का मल्टीप्लाई कर दिया। सी का मल्टीप्लाई करने के लिए हमको देखना है कि इसके पास जितने कॉलम्स थे, कितने, 1 2 3, तो इस सी के पास उतनी रो है कि नहीं है, 1 2 3। बस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक कॉलम उठाया, फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया, दूसरा कॉलम उठाया, सेकंड में किया, थर्ड कॉलम उठाया, थर्ड में किया, ये आपके पास में एक कॉलम मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने ये निकाल दी। अब अपने को क्या निकालना है, एक AC निकालना है, BC निकालना है। ये सारे मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास ये आंसर आ गए। और फाइनली हमको ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो ये देखिए, ये वाली वैल्यूज तो हम पूरी यहाँ पे निकाल चुके हैं, दिस वन। हमको क्या निकालना है, इन दोनों का जोड़, मतलब इसका आंसर और इसके आंसर का एडिशन। तो हम इन दोनों के एडिशन कर देते हैं, और इसका एडिशन करने के बाद भी हमको ये मैट्रिक्स सेम ही मिली है। देखिए, दोनों मैट्रिक्स सेम है, मीन्स दैट हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो ये क्या बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। तो इसलिए जितने भी मैंने टॉपिक्स लिए और जो भी आपको समझाया उसको ध्यान से समझिएगा और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस वन इज समरी फॉर दिस लेक्चर। मैंने अभी आपको यही समझाया कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है एरे फॉर्म में, जहाँ पर हमको m क्रॉस n क्या बताते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, और यही आपके ऑर्डर को भी शो करते हैं। ये हमारे पास में उस मैट्रिक्स में फिल किए हुए सारे एलिमेंट्स होते हैं, और i j उस एलिमेंट की रिस्पेक्टिव प्लेस बताते हैं कि कौन से रो और कौन से कॉलम में है। ऐसे ही हमारे पास में अगर ये 1 पहले ही एक ही रो दिखती है और बहुत सारे कॉलम होते हैं तो हम उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास एक कॉलम होता है और बहुत सारी रो होती है तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। m क्रॉस n, अगर m और n दोनों बराबर होते हैं तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, जब हमारे डायगोनली प्लेस पे सारे एलिमेंट्स प्लेस्ड होते हैं, बाकी की सारे हमारे पास जीरो होते हैं, तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी डायगोनल प्लेस पे अगर आपको कोई स्केलर एक सिमिलर दिखता है तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर उसी प्लेस पे आपको 1 1 1 दिखाई देता है तो हम उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने कुछ ऑर्डर्स, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, a + b, a - b, और उनका मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझने की कोशिश की होगी। इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके ऊपर इतनी अच्छी कमांड कर लेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.